हेलो। हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जनरल केमिस्ट्री जल्दी से देख लेते हैं फटाक से। इसमें कुछ नहीं करना, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा जो हम कहेंगे वही लिखना है और वही उसी को पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। तो पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे कि डिफरेंट साइंटिस्ट अलग अलग एटम के बारे में थ्योरी दिए। सबसे पहला जो साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन थे, ठीक है। उससे भी पहले एक महर्षि नाद करके थे जो एटम के बारे में बताए थे, तो उनके बारे में हम लोग नहीं पढ़ते थे जनरली। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये इनके बारे में पढ़ते हैं। तो डाल्टन्स क्या बोले थे कि जो एटम होता है बहुत माइन्यूट होता है, मतलब बहुत छोटा होता है, इनडिविजिबल होता है, उसे हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इंडेस्ट्रक्टिबल होता है, उसे हम लोग नष्ट नहीं कर सकते हैं। ये पहला है। दूसरा उन्होंने बोला कि ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कि जो एक ख़ास जो एलिमेंट होते हैं जैसे कि सोना, ठीक है। तो भाई सोना एलिमेंट है, वो कई सारे एटम से मिलकर के बना है। तो जो सारे एटम होंगे ना उनका आइडेंटिकल मास होगा। जैसे कि हम बताएं, जैसे कि ये एक रड है, एक गोल्ड है, ठीक है। गोल्ड की रड है, तो ये बहुत सारे एटम से मिलकर बने होंगे, गोल्ड के ही। भाई गोल्ड है तो गोल्ड के एटम से ही तो बनेंगे। ऐसा तो नहीं कि इसमें सिल्वर का एटम आ जाएगा, ढेर से बनेंगे। तो भाई जो एटम्स है ना, इस सब का आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होंगे और आइडेंटिकल मास होगा। जैसे कि एटम के आइडेंटिकल मास होंगे, ये भी, ये दोनों का, ये तीनों का देखेंगे तो सबका बराबर बराबर मास होगा, सबका सेम प्रॉपर्टीज होगा। बिकॉज सब तो गोल्ड का ही एटम है, तो होगा ही ना, ये तो कॉमन सेंस की बात। और दूसरा लाइन देखो क्या बोल रहा है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जैसे गोल्ड लिए, एक सिल्वर ले लिए, ठीक है। अब डिफरेंट एलिमेंट हो गए, एटम्स ऑफ अब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मतलब दोनों एलिमेंट का एटम्स, दोनों एलिमेंट्स का अगर हम एटम का बात करें कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन प्रॉपर्टीज हैव ए डिफरेंट मासेज एंड साइज। अरे भाई तो कॉमन सेंस की बात है, ये गोल्ड का एटम है, ये सिल्वर का एटम है, तो दोनों का तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगा ना, डिफरेंट मास होगा। बिल्कुल सही बात है। तो वही बोल रहा है। ऐसा नहीं कि लिख लेना मतलब है समझ में ना आए, तो फिर समझने में दिक्कत हो जाएगा ना। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मतलब गोल्ड सिल्वर ले लिए, डिफर इन प्रॉपर्टीज। तो जो गोल्ड के एटम है, जो सिल्वर के एटम है, तो डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज रहेगा ही। वो तो गोल्ड है, सिल्वर है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एंड हैव ए डिफरेंट मास, तो मास भी अलग होगा। गोल्ड का एटॉमिक मास कुछ और होता है, सिल्वर का एटॉमिक मास कुछ और होता है। तो ये सिंपल सा है। पॉइंट नंबर 2 समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। आगे बोल रहा है कि कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंस इन अ फिक्स्ड रेशियो। जैसे कोई सा भी एक कंपाउंड लो, वाटर, तो हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 1 एटम मिलकर ही वाटर बन सकता है। ऐसा नहीं ले लेंगे कि H2 और O4 ले लेंगे तो ये वाटर बन जाएगा, ठीक है। या फिर H2O2 ले लेंगे तो वाटर बन जाएगा। कुछ भी ले लेंगे तो नहीं बनेगा, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही लेंगे तो बनेगा, ठीक है। यहाँ क्या लिखा देखो, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। कंपाउंड्स आर फॉर्म मतलब कंपाउंड बनेगा, व्हेन मतलब कब, जब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो, एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होगा तो ही बनेगा, ठीक है। तीसरा भी समझ में आया होगा। चौथा, केमिकल रिएक्शन ओनली, ये जॉन डाल्टन समझा देते हैं, बाकी थोड़ा पहले से भी समझाता है। केमिकल रिएक्शंस ओनली इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, द एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। भाई जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, ये बोल रहा है कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें क्या होता है कि एटम सिर्फ रीअरेंज हो जाते हैं। एटम्स क्या हो जाते हैं, रीअरेंज। इसका एटम वहाँ चला गया, वहाँ वाला यहाँ चला गया, ठीक है। इसमें एटम्स डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, कोई सा भी एक रिएक्शन लें, क्या ले लें बोलो, एसिड प्लस बेस ले लेते हैं। कोई सा भी एसिड ले लो, HCl ले लेते हैं, वो एक बेस बोल दो। बेस में क्या ले लें, कुछ NaOH ले लेते हैं, तो क्या बनेगा बताओ। एसिड प्लस बेस क्या बनेगा, बना के देखते हैं। तो
तो HCl ले लिए, H प्लस Cl माइनस कर लो, प्लस माइनस, तो प्लस वाला माइनस से जाएगा, तो NaCl एक वो बन गया, और एक H प्लस OH माइनस आया तो प्लस वाटर बन गया। कि हम पहले से जानते हैं कि अगर हम एसिड लेंगे, बेस लेंगे, तो रिएक्शन साल्ट बनेगा, NaCl साल्ट है, या प्लस वाटर बनेगा, साल्ट प्लस वाटर बनता है। तो ये बोल रहा है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो सिर्फ एटम्स रीअरेंज हो जाता है। रीअरेंज मतलब सरियाना, अरेंज मतलब सरियाना, रीअरेंज मतलब आपस में यहाँ सिर्फ चल जाते हैं। जैसे कि देखो Cl जो है H के साथ था, तो Cl जो है Na के साथ रीअरेंज हो गया, NaCl बन गया, इसको रीअरेंज बोलते हैं। हाइड्रोजन और OH यहाँ अलग अलग एल कंपाउंड के साथ, अब दोनों रीअरेंज्ड होकर के वाटर बन गया, दोनों साथ आ गए, ये रीअरेंज इसको बोलते हैं। इसमें डिस्ट्रॉयड कोई भी एटम नहीं होता, ऐसा नहीं कि यहाँ Na है, सोडियम है तो यहाँ डिस्ट्रॉयड नहीं होता। एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ये समझ में आया होगा। तो यहाँ सिर्फ रीअरेंज हो जाता है, NaCl HCl वाला H उठ करके कहीं और चल जाएगा, ठीक है, रीअरेंज हो जाएगा। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, ये आगे देखेंगे जब केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तब। इन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इन्होंने दिया था, याद रखना। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से हम लोग क्या क्या एक्सप्लेन कर पाते हैं, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इनके कुछ ड्रॉबैक है, तो ड्रॉबैक क्या क्या है वो देखो। इट फेल टू एक्सप्लेन वाई द एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल्स। इन्होंने बोल तो दिया था कि भाई अलग एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, कि दूसरा एटम हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का एक कंबाइंड फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, फिक्स्ड रेशियो में मिलाने से ही वाटर बनता है, ठीक है। जैसे एक हम एटम हाइड्रोजन के ले लिए, दो एक ऑक्सीजन के ले लिए, दोनों को मिला करके कंपाउंड बना ना, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि क्यों बना, ठीक है। इनका ड्रॉबैक है क्यों बना, ये खाली बोल दिए कि हाँ बनता है, ऐसे होता है, लेकिन इनके पास क्यों का जवाब नहीं था, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में आ जाए कि ड्रॉबैक क्या था, तो अगर कहीं वाई लगल आ जाए ना, तो डाल्टन थ्योरी में मार देना पक्का, ठीक। ये क्यों का जवाब नहीं दे पाए थे, किसी का भी क्यों का, सिर्फ समझाए थे कि इसी से होता है, रीअरेंज होता है, क्यों होता है नहीं पता। तो इट फेल टू एक्सप्लेन वाई द एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, नहीं पता, बता तो दिए लेकिन इन्हीं को नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। It does not explain why, क्यों, कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड साइज एंड वैलेंसी, ठीक है। जो जैसे कि ये बताए कि भाई गोल्ड है ना, गोल्ड के एटम और सिल्वर के एटम दोनों का डिफरेंट मास होगा, ये तो बताए। तुम भी जान रहा है कि भाई गोल्ड के एटम का मास कुछ और होगा, सिल्वर के एटम के मास कुछ और होगा, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि क्यों होगा, ठीक है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस वगैरह के बारे में ये नहीं बताए थे, ठीक है। इसमें फोर्स याद रखना कि फोर्सेस वगैरह के बारे में ये नहीं बताए थे। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, 1, 2 और 3 पॉइंट याद करना, वो भी ये 2 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बस। हाँ, ये 4 5 तो ईजी था, वो याद कर लिया होगा, इसमें कुछ नहीं है। अब आते हैं आगे, अपना फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है। तो ये सब थ्योरी नहीं पढ़ना है, तुमको दिखाई भी नहीं देगा, कितना नोट करेगा, जो हम लिखे हैं यहाँ पे वही नोट करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा नोट नहीं करना देगा। ये तो जानता होगा कि प्रोटॉन के डिस्कवरी कौन किया है, इलेक्ट्रॉन के कौन, न्यूट्रॉन के कौन, ठीक है। तब प्रोटॉन को कौन किया था, गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन के कौन किया था, थॉमसन मतलब टी। न्यूट्रॉन के कौन किया था, तो चैडविक सी।
तो हम ऐसे की याद किए हैं पेन जीटीसी, पेन जीटीसी। पी मतलब पी का डिस्कवरी गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, न्यूट्रॉन का चैडविक। तो पेन जीटीसी तुमको याद होगा। कहीं कहीं तुम नेट पर सर्च करेगा ना कि हु इज़ द डिस्कवरर ऑफ प्रोटॉन, तो लिखेगा रदरफोर्ड, लेकिन वो गलत है। जैसे गूगल क्रोम पे तो सर्च करके देख लो। रदरफोर्ड प्रोटॉन का प्रोटॉन नाम दिए थे, लेकिन डिस्कवर कौन किया था? गोल्डस्टीन सबसे पहले 1897 में। और ये जो रदरफोर्ड थे 1910 में प्रोटॉन का प्रोटॉन नाम दिए थे। तो ये अभी का बात है, वो 1897 में पहले डिस्कवर हो गया था, 1905 या 1910 में नाम दिए थे रदरफोर्ड प्रोटॉन को, प्रोटॉन। ठीक है, तो याद हो गया पेन का गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन का थॉमसन और न्यूट्रॉन का चैडविक। चलो आगे देखते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है 1897 में डिस्कवर किया गया था बाय गोल्डस्टीन, थॉमसन के बारे में। थॉमसन कौन किया था? थॉमसन। अच्छा, इसमें पूछता है कि इलेक्ट्रॉन जो है कौन सा एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर किया गया था। तो इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर किया गया था। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? कैथोड रे। अभी हम बड़ा कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन का पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सपेरिमेंट डिस्कवर कैसे किया गया था? कौन सा एक्सपेरिमेंट डिस्कवर किया गया था? तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में। इसमें हुआ क्या था कि इन दिस एक्सपेरिमेंट, EXPT मतलब एक्सपेरिमेंट, अ स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस। ये जो थॉमसन थे ना, वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो कैथोड से एक रे निकला, एक स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का। कैथोड जो रे था, कैथोड रे, वो क्या था? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इसी को इलेक्ट्रॉन उन्होंने बोला था। ठीक है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ, उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। राइट, खत्म। तो इसमें याद रखना कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था। अब प्रोटॉन में आते हैं। प्रोटॉन में हम बताएं कि गोल्डस्टीन पहला बार डिस्कवर किया था। ठीक है, अब गोल्डस्टीन कौन सा एक्सपेरिमेंट किए थे? तो बाय द कैनल रेज। ई क्या था कि कैनल रेज में, कैनल रेज हम किसको बोल रहे हैं? ठीक है, तो कैनल रेज किसको बोल रहे हैं? ध्यान से सुनो। उन्होंने एनोड रे एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट? एनोड रे। इससे जो एक रे निकला ना, उसी को बोलते हैं कैनल रे। तो तुम बोला कि देखो यहाँ तो कैथोड से एक रे निकल रहा था, तो उसको तुम बोला था कुछ नहीं, बस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकला। हाँ, यहाँ अब इसको नाम है, तो हम क्या करें? तुमको बस याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो उस इलेक्ट्रॉन वाले ने तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था, प्रोटॉन वाले ने एनोड रे एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट से जो रे निकला था उसको कैनल रे बोलते हैं। कैनल रेज क्या है? तो स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब वो एक पॉजिटिव चार्ज का एक स्ट्रीम है। ठीक है, स्ट्रीम समझता है, धारा। ठीक है, उसी को प्रोटॉन इन्होंने नाम दिया था। कौन? गोल्डस्टीन। अब रदरफोर्ड के आते हैं। देखो अब यहाँ पे लिखे हैं कि नेम्ड बाय रदरफोर्ड। जो प्रोटॉन का नाम किसके द्वारा दिया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया। तो रदरफोर्ड भी एक एक्सपेरिमेंट किए थे, तभी तो प्रोटॉन का प्रोटॉन नाम दिए। तो उन्होंने रदरफोर्ड क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट अल्फा स्कैटरिंग ऑन हाइड्रोजन लाइक एटम। इन्होंने एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट? अल्फा स्कैटरिंग ऑन हाइड्रोजन लाइक एटम। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन में अगर आ जाए कि प्रोटॉन कैसे खोजा गया, ऑप्शन ए एनोड रे एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन बी अल्फा स्कैटरिंग ऑन हाइड्रोजन लाइक एटम, तो भाई तो दोनों सही होगा फिर। ठीक, आगे देखो। न्यूट्रॉन कैसे खोजा गया था? तब बॉम्बार्डिंग बाय अल्फा पार्टिकल्स ऑन थीन शीट ऑफ बेरिलियम। जैसे एक बेरिलियम है, ये बेरिलियम थीन शीट ऑफ बेरिलियम है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल हीलियम हाइड्रोजन हीलियम 2+, कितना एटॉमिक वेट होता है का? 2 × 4। ये जो अल्फा पार्टिकल हीलियम के बोलते हैं ना, हीलियम +2 शायद। तो इसको बम्बार्ड किया गया था किस पे? बेरिलियम पे।
ठीक है, इससे एक न्यूट्रॉन डिस्कवर किया गया था। तो न्यूट्रॉन किसके कारण डिस्कवर किया था? द बॉम्बार्डिंग बाय अल्फा पार्टिकल ऑन थिन शीट ऑफ बेरिलियम। तो ये वाला याद है। अब देखते हैं चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अच्छा, ये भी याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज बताया गया है कि -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, वो कौन सा एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन किया गया था? तो मूलिकन एक्सपेरिमेंट था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है भाई। मूलिकन एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है फाइंड आउट किया गया था। ये न्यूमेरिकल तुम पहले बना चुका है फिजिक्स में, तुमको ये नहीं पता कि अच्छा यही मूलिकन एक्सपेरिमेंट था क्या? क्या किया गया कि एक चार्ज था, नेगेटिव चार्ज लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख लिया गया, तो इस पर एक फोर्स लगेगा, ठीक है। अब चूँकि माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर की ओर लगेगा, इधर मान लेते हैं इधर लगे तो उधर लगे, बात में इधर की ओर क्यू ही लगा, ठीक है। फोर्स बराबर क्यू ई होता है इलेक्ट्रिकल वेक्टर। हालांकि वेक्टर की अभी हम बात नहीं, मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक चार्ज लिया गया ऊपर, एक चार्ज लिया गया, ठीक है, अब हवा में छोड़ दिया गया और नीचे से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो नीचे की ओर तो mg लगेगा। तो यही QE = mg, दोनों बराबर होगा। तो यहाँ से Q आ गया mg/e। अब इलेक्ट्रॉन का मास पता ही है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कितना सप्लाई कर रहे हैं भी पता है, और g भी पता है, तो यहाँ से Q आ गया। इसी को बोलते हैं मूलिकन्स एक्सपेरिमेंट। अब ये नाम नहीं तुमको पता था, यहीं से Q निकाला गया, मतलब यहीं से इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है निकाला गया। मूलिकन्स एक्सपेरिमेंट। मास कितना होता है? तो 9.11 × 10⁻31 kg। प्रोटॉन पे चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। अच्छा, इसका मास कितना होगा? तो 1.67 × 10⁻27 kg। अच्छा, मास जो है याद रखना, हम यहाँ किस में रखे हैं? kg में रखे हैं। ऑप्शन में ग्राम में भी दे सकता है, kg में है। 9.11 × 10⁻31 kg। प्रोटॉन के मास 1.673 × 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन के मास, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास ना लगभग बराबर होता है। देखो, प्रोटॉन 1.673, ये भी होता है 1.675 × 10⁻27 kg। सिर्फ थर्ड डिजिट में थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ज़्यादा होता है, यहाँ के 5 है, यहाँ 3 ही है। तुमसे अगर पूछा जाए कि किसका मास ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का कि प्रोटॉन का, तो बोलना प्रोटॉन का ही। -27 में हूँ, -31 kg, तो हल्का ना हो गया। अब देखो, चार्ज बाय मास रेशियो E/m। चार्ज बाय मास मतलब चार्ज को मास से डिवाइड करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऊपर रखना और इलेक्ट्रॉन का ही मास नीचे रखना, डिवाइड करना, तो आएगा कितना? 1.758 × 10⁸ कूलम पर ग्राम। ये पर ग्राम में है और ऊपर kg में है। 1.758 × 10⁻11 कूलम पर kg। तो kg वाला याद रखना, ग्राम तो निकल जाएगा, 1000 से डिवाइड कर देना, हो गया, ठीक है। तो सिर्फ kg में याद रखना 1.758। E/m रेशियो इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? तो 9.578 10⁻7 कूलम पर kg। न्यूट्रॉन का कितना होगा? तो न्यूट्रॉन का तो चार्ज अगर ऊपर रखेंगे तो 0 हो जाएगा। E/m 0 होता है न्यूट्रॉन का, क्योंकि चार्ज ऑन न्यूट्रॉन का होता है 0। तो ऊपर 0 हो गया तो पूरे 0 होगा। तो इसमें हम क्या क्या मास तो तुमको पहले से याद होगा, हम आशा करते हैं। E/m रेशियो का नया डाटा है तो E याद रखना 1.758 तो। अच्छा, कई बार तुम सुना होगा मास रेशियो देखते हैं। मास रेशियो, मास ऑफ प्रोटॉन रेशियो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशियो जो होता है ना 1837:1 होता है। मतलब 1837 गुना ज़्यादा प्रोटॉन भारी होता है किससे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। कई बार पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? तो 1/1837 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, ये होता है इलेक्ट्रॉन का मास।
1/1837 टाइम। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो ऊपर एक आएगा, आप मास ऑफ प्रोटॉन कितना टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो निकल जाएगा 1/1837। इसको डिटेल में समझना जरूर नहीं, इतना मैथ आता है तुमको। जैसे अगर हम पूछ दिए कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना टाइम्स होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो लिखना कि मास ऑफ प्रोटॉन क्या पूछा है, कितना टाइम्स होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो नीचे लिखना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तभी तो होगा कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना गुना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कंपैरिजन जिसको कर रहे हैं ना वो नीचे लिखना, ठीक है। कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन पूछे कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना गुना होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो से ही कंपैरिजन कर रहे हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उसको नीचे रखना है। अब हम रेशियो जानते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन कितना 1837, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का 1, तो 1837 गुना होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ऐसे भी कॉमन सेंस है भाई, मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता है, उससे भी देख सकता है। तो ये चीज़ लिख लो। और ये जो टेबल है, टेबल हम छोटा कर देते हैं, अभी लिख लो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, डिस्कवरी, इसको स्टॉप करो और लिख लेना। अच्छा चार्ज देखो, अब न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 0। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है एंड न्यूट्रॉन होता है। तो जो न्यूक्लियस पे जो चार्ज होंगे वो किसके कारण होंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन के कारण होंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है। तो वही लिखे हैं कि सो चार्ज और न्यूक्लियस ओनली बाय द प्रोटॉन, ठीक है। बट मास ऑफ न्यूक्लियस इज ड्यू टू बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, तो चार्ज और न्यूक्लियस ओनली बिकॉज ऑफ प्रोटॉन। बट अगर हम मास की बात करें, न्यूक्लियस के मास की बात करें, तो प्रोटॉन का भी वजन आएगा, न्यूट्रॉन का भी वजन आएगा, दोनों का ही वेट ऐड होगा, एटॉमिक वेट, ठीक है। दोनों का ही एटॉमिक मास ऐड होगा। तो वही चीज़ लिखें कि न्यूक्लियस का जो मास होगा वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बराबर होगा। अब आगे देखते हैं। बस इतना हो गया। अब देखो पॉजिट्रॉन, ये पॉजिट्रॉन क्या होता है, ये क्या लिखा हुआ है, पॉजिट्रॉन। अब पॉजिट्रॉन भी एक पार्टिकल्स होता है, वो क्या होता है कि पॉजिट्रॉन का मतलब है एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। ये ऐसा पार्टिकल है कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट बिहेव करता है, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं E+ से, ठीक। चार्ज इज इक्वल टू, चार्ज इज इक्वल टू, इक्वल्ड नहीं लिखल है, इक्वल टू लिखल है। चार्ज जो होंगे वो किसके बराबर होंगे, चार्ज जो होंगे इसको प्रोटॉन के बराबर होता है, इक्वल लिखा हुआ है। चार्ज इज इक्वल टू प्रोटॉन, बड़ा कर देते हैं, और मास इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डिस्कवर बाय एंडरसन। इसको याद कैसे करेंगे, पॉजिट्रॉन में अब ये ट्रोन लग जाएगा ना, तो समझ जाना कि उल्टा है। जो पॉजिट्रॉन है वो एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक। इसका चार्ज जो होगा प्रोटॉन के बराबर होगा, मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो हम ऐसे इसको याद नहीं करते, हम याद करते हैं कि पॉजिट्रॉन का सिंबल क्या है, E+, है, ठीक है। तो जो चार्ज होंगे ना ऊपर, जो चार्ज ऊपर क्या हम लिखते हैं, ऊपर चार्ज लिखते हैं। तो देखो चार्ज में तो प्लस है, तो जब चार्ज की जगह प्लस है ना, तो चार्ज इज इक्वल टू प्रोटॉन होगा, क्योंकि प्रोटॉन पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो याद हो गया, अगर हमें सिंबल याद है तो हमें चार्ज भी याद होगा कि चार्ज जो है वो इक्वल टू प्रोटॉन होगा। अच्छा, और नीचे वाला ए जो डिनोट होता है ना, ये मास के डिनोट करता है। तो अब बताओ मास किसके बराबर हो गया था, मास तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ P लिखा रहता ना तो मास इज इक्वल टू प्रोटॉन हो जाता, चूँकि यहाँ E लिखा हुआ है तो मास इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, वही लिखा हुआ है मास इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। तो हम सिर्फ सिंबल याद करते हैं कि E+, तो E+ आ गया। अब पॉजिट्रॉन है, तुमको अगर पॉजिट्रॉन का सिंबल E+ पता है तो तुमको ये पता होगा कि मास जो है इलेक्ट्रॉन के बराबर, चार्ज जो है प्रोटॉन के बराबर।
तो तुमको ये कैसे पता चलेगा कि एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे याद होगा? तो एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी पार्टिकल ऑफ प्रोटॉन कैसे पहचानते हैं? तो चार्ज से पहचानते हैं। ठीक है, चार्ज क्या है? प्लस है। तब जब अच्छा छोड़ो, चार्ज हटाओ, चार्ज से नहीं, तुम ए से भी पहचान लो। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ई जो नीचे ई लिखा है ना, इससे भी तो पहचान सकते हो। ई लिखा रहेगा तो एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, पी लिखा रहेगा तो एंटी पार्टिकल ऑफ प्रोटॉन, यहाँ से भी पहचान सकते हो। हालांकि चार्ज पहचानोगे फिर उसका उल्टा करोगे उतना ना, बस ई लिखा रहेगा तो एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे देखते हैं, आगे और भी है, ढेर सारा है। अब है एंटी प्रोटॉन, ये तो साफ साफ लिखल है एंटी मतलब उल्टा, प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन के उल्टा। तो इसको डिपेंड कैसे डिनोट करेंगे? P माइनस। ठीक है, अभी बताएं कि जो P नीचे लिखा रहेगा ना वो एंटी में आएगा। ठीक है, ई P लिखा है तो ये एंटी प्रोटॉन हो जाएगा। अगर ई लिखा रहता तो एंटी इलेक्ट्रॉन हो जाता। ठीक है, ऐसे करके पहचान लेना। अच्छा, इसका अब तुम बताओ कि मास इज इक्वल टू किसका? चार्ज इज इक्वल टू किसका? तो एंटी मास इज इक्वल टू, नीचे वाला मास लिखा रहता है, समझा है? तो मास इज इक्वल टू प्रोटॉन, मास इक्वल टू प्रोटॉन। ऊपर क्या लिखा रहता है? चार्ज। तो चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। समझा? अगर हमें सिंबल सिर्फ याद है तो हम सब बता देंगे। एंटी प्रोटॉन का सिंबल P माइनस। अगर परीक्षा में आ जाए कि एंटी प्रोटॉन, तो इसी से तुम सिंबल निकालना। कैसे? एंटी प्रोटॉन है तब P पक्का नीचे आएगा और ऊपर ये माइनस तो याद करे पड़ेगा। हालांकि मास भी चार्ज भी याद नहीं कर सकता, इससे भी याद हो जाएगा कि प्रोटॉन के उल्टा, तब प्रोटॉन के उल्टा ऊपर माइनस चार्ज, ऐसे भी याद कर सकते हैं। आगे देखो, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रोनो, ये क्या होता है भाई? न्यूट्रोनो एंटी न्यूट्रोनो। तो न्यूट्रोनो एंटी न्यूट्रोनो कुछ नहीं होता है, जस्ट लाइक ए फोटोन। फोटोन पढ़ा है ना, मॉडर्न फिजिक्स में फोटोन पढ़ा हुआ है, hc/λ एनर्जी खूब किया था। सो फोटोन के बारे में कहानी था। फोटोन एक पार्टिकल होता है, पढ़ा था। न्यूटन बोले थे कि लाइट जो है फोटोन से बनल है, ये सब पढ़ा था। तो वही फोटोन है, जस्ट लाइक ए फोटोन, जिसका मास जो है 0 होता है और चार्ज भी 0 होता है। अब तुम बोलोगे कि इसका मास 0 होता है, तब मोमेंटम निकालोगे तो मास इंटू वेलोसिटी, तब मोमेंटम 0। लेकिन गलत है। मोमेंटम ये तो पार्टिकल अथी के लिए लगाते हैं ना भाई, जैसे बॉडी बड़ा हो। मॉडर्न फिजिक्स में P बराबर mv थोड़ी चलता है। ठीक है, वो तो फोटोन के लिए ए वाला इक्वेशन वैलिड नहीं है, P इज इक्वल टू mv। हाँ, P इज इक्वल टू mv नोट कर सकते हैं, P इज इक्वल टू mv नोट कर सकते हैं, फिर भी हटा कर रूट अंडर वैसे तो करते हैं भाई। वो सब क्वांटम फिजिक्स छोड़ो, हम सब भूलभाल गए। बट हैव एनर्जी एंड मोमेंटम, लेकिन इसके पास एनर्जी एंड मोमेंटम होता है। E इज इक्वल टू hc/λ एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी पता है ना। तो न्यूट्रोनो एंटी न्यूट्रोनो में तुम्हें बस इतना ही याद रखना है, जस्ट लाइक ए फोटोन है। अब फोटोन में तो तुम पहले जानता है कि मास 0 और चार्ज भी 0, मास चार्ज दोनों 0 होता है। लेकिन मास भी 0 है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें एनर्जी नहीं होगा, मोमेंटम नहीं होगा, दोनों होगा। बट हैव बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम, लिख लेना इसे। बस इतना ही इसमें पढ़ना है। ये सब चीज़ें तुम्हारे काम की चीज़ें नहीं है, तो वो सब चीज़ें नहीं पढ़ना। जितना हम लिखे हैं उतना ही पढ़ना है। अब न्यूट्रोनो एंटी न्यूट्रोनो लिखा हुआ है पॉली, इसका डिस्कवरर कौन है? पॉली है। ठीक। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और देखना, यहाँ पे है पाई मेजॉन्स। तो पाई मेजॉन्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। पाई मेजॉन्स का डिस्कवर कौन किया था? युकावा। बस इतने खाली याद रखना। वो भी पूछेगा नहीं, लेकिन ऐसे ही लिख लेना। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा तो उसमें क्वेश्चन दिया हुआ होगा,
देखना कि पाई मेजॉन्स का डिस्कवर कौन किया था, युकावा, या फिर हम कहीं घटना चक्र में पढ़े थे, ठीक है, तो उसमें ही लिखा हुआ था, और इसमें तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, सब नहीं आएगा। अच्छा एक चीज़ और देखो, इस काट दिए ज़्यादा है, क्वार्क्स एंड बोसोन। तो क्वार्क्स के बारे में सिर्फ ये वाला नोट करना है कि क्वार्क्स क्या होते हैं, तो एक फ्रैक्शनल चार्ज है, क्वार्क्स एंड बोसोन पे फ्रैक्शनल चार्ज होते हैं। जैसे कि प्रोटॉन पे तो प्लस 1 यूनिट का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर, अगर हम उसको 1 बोले तो इस पे फ्रैक्शनल चार्ज होते हैं बटा में चार्ज हो, किसमें, क्वार्क्स एंड बोसोन। तो यही खाली लिखना है कि क्वार्क्स एंड बोसोन्स हैविंग अ फ्रैक्शनल चार्ज, यही एक लाइन लिख लो, ठीक, और कुछ नहीं लिखना है। और जो पाई मेजॉन्स होते हैं, बोसोन होते हैं, क्वार्क्स होते हैं जिस पे फ्रैक्शनल चार्ज होते हैं, उसे फंडामेंटल पार्टिकल्स में नहीं लिया जाता, ठीक है। अब आ जाओ डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी पढ़े थे, अब है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में तुम याद रखना, प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन मॉडल कौन सा मॉडल दिए थे, प्लम पुडिंग मॉडल। अब प्लम पुडिंग का मतलब क्या है, तो वाटरमेलन। प्लम पुडिंग का मतलब क्या है, वाटरमेलन। तो थॉमसन मॉडल क्या था, तो जस्ट लाइक ए वाटरमेलन की तरह था ये। प्लम पुडिंग मतलब वाटरमेलन की तरह बनावट। तो इन्होंने क्या बोला था, ये जो फोटो है, फोटो याद रखना, फोटो में क्या बताया गया कि जो जब तुम तारबूज काटोगे, तो तारबूज जब काटोगे तो लाल लाल जो दिखाई देता है उसको उन्होंने बोला कि ये प्रोटॉन है। जो लाल लाल जो फ्लैशी गुड्डा जिसको बोल सकते हो, वो क्या है, प्रोटॉन है। और जो बीज है, जो तारबूज का बीज है, वो इलेक्ट्रॉन है, ये इन्होंने बोला था। तो प्लम पुडिंग मॉडल नहीं हो गया, वाटरमेलन मॉडलिंग नहीं हो गया, लेकिन इन्होंने यह भी बोला था कि यह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मिल करके 0 है। तो यह इन्होंने दिया था थॉमसन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, ऐसे हम याद रखते हैं। थॉमसन मतलब प्लम पुडिंग मॉडल। एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, देखो लिखा हुआ है, ये नोट करना पॉइंट कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, मतलब एक तारबूज की तरह स्फीयर, जैसे ना तारबूज गोला, अब क्या है कि तारबूज तो लम्बेंग होता है, लंबा होता है, ठीक है, पूरा गोल थोड़ी होता है भाई, तुम पूरा गोल याद रखना, उसे तुम याद कर सकते हैं। एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इनटू इट, इलेक्ट्रॉन्स इसमें इम्बेडेड होते हैं, मतलब इसके अंदर होते हैं, जस्ट लाइक ए बीज की तरह, तरबूज के बीज की तरह। आगे दूसरा पॉइंट बोलता है कि द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सो द एटम हैज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो यही 2 पॉइंट है, बस इतना ही तुमको याद रखना है। तुम तो बोलेगा कि सब मिलकर पागल बना रहे थे, कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कुछ वो बोलता है, क्या करोगे, याद करना है कि कौन साइंटिस्ट क्या बोला। तो तारबूज वाला लाल लाल समझ में आ गया, वो प्रोटॉन है, जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन की तरह, इलेक्ट्रॉन उसको बोला, ठीक है। तो थॉमसन मतलब प्लम पुडिंग, थॉमसन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, ऐसे याद रखना, बस उतने उसे पिक्चर सब दिमाग में आ जाएगा, आगे याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसका ड्रॉबैक नहीं पूछता है कि थॉमसन मॉडल का क्या था ड्रॉबैक, ये नहीं पूछता, हालांकि पढ़ेगा तो ये पढ़ लेना। आगे है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, जो तुम जानते हो कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, ये कौन बताया था,
रदरफोर्ड बताया था। जो तुम जानते हो एटम के बारे में ना, वो सब रदरफोर्ड में आ जाएगा। ठीक है। चलो आ जाओ, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ते हैं। जो तुम जानते हो सब किस में आएगा, रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल याद करने का तरीका क्या है? अब 5-6 पॉइंट तो याद रहेगा नहीं। तो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऐसे पढ़ना। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल हम यहाँ पे लिखे हैं, न्यूक्लियर मॉडल। तो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। अब न्यूक्लियर मॉडल जैसे ही दिमाग में आएगा ना, तो तुमको दिमाग में ये आ जाएगा कि अच्छा न्यूक्लियर मॉडल मतलब न्यूक्लियस के बारे में बताया होगा। बिल्कुल सही, मतलब न्यूक्लियस के बारे में बताया था। न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, इसके बारे में बताया होगा। न्यूक्लियस के बारे में बताया मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, हाँ तो ये भी बताया है। तो जैसे ही न्यूक्लियर मॉडल मन में आया तो एक पिक्चर आ गया होगा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इतना तो समझ में आ गया, बस यही रदरफोर्ड बताया था। तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं, आगे पॉइंट बाई पॉइंट बस याद हो गया, यही बताया था। आज जैसे ही थॉमसन प्लम पुडलिंग मॉडल बोले, थॉमसन मॉडल प्लम पुडलिंग मॉडल, तो जैसे तुम ऐसे याद कर लिया ना जिस दिन कि थॉमसन प्लम पुडलिंग मॉडल, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बस थॉमसन प्लम पुडलिंग मॉडल अच्छा तरबूजे की तरह था, लाल लाल पॉजिटिव चार्ज, बीवा काला काला था, वो इलेक्ट्रॉन बोल दिया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल दोनों मिला करके हो गया, बात खत्म। यही तो थॉमसन प्लम पुडलिंग बताया। तो हमेशा इसे याद रखना, थॉमसन मॉडल नहीं बोलना, बोलना थॉमसन प्लम पुडलिंग मॉडल। और रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऐसे बोलना, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। बस न्यूक्लियस की कहानी पिक्चर आ जाएगा मन में, न्यूक्लियस का पिक्चर आ जाएगा। अब न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, अभी आ गया, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, ये भी आ गया, बस याद हो गया। अब वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ देखो कि देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज स्फीयर सेंटर इन एन एटम। भाई पॉजिटिवली चार्ज एक होता है स्फीयर, कहाँ? स्फेरिकल सेंटर इन एन एटम, सेंटर में, जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये एटम है। तो एटम के बीच में एक स्फेरिकल शेप में एक पॉजिटिवली चार्ज होता है। हाँ भाई यही तो न्यूक्लियस होता है, तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसीलिए न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। हम पहले से जानते हैं, याद करने की आवश्यकता तुमको पड़ा, पहचान लेगा कि ऑप्शन में ये अगर आ गया कि कौन दिया था, तो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल का ही पार्ट है। कॉल्ड द न्यूक्लियस, अच्छा लिखा भी है आगे, कॉल्ड द न्यूक्लियस। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस। जितना एटम के मास होगा ना, नियरली मतलब अप्रॉक्सीमेटली वही एटम के मास होगा। जितना न्यूक्लियस का मास होगा उतना ही एटम के मास होगा। बोलेगा तुम कि भाई जितना न्यूक्लियस का मास है मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है, उतना ही एटम का मास होगा। नहीं, इलेक्ट्रॉनवा कहाँ गए? हवा में, जो इलेक्ट्रॉनवा ऊपर घूमेगा ऐसे चक्कर लगाएगा। तो इलेक्ट्रॉन नेगलेक्ट करो, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, 10 के पावर -31 होता है, 9.11 10 के पावर -31, बहुत कम, ठीक है, इसलिए उसको नेगलेक्ट करो। तो ये बोल रहा है कि जो अप्रॉक्सीमेटली मास होगा ना, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होगा। इसीलिए इसी कारण हम एटॉमिक वेट लेते हैं, तो क्या करते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन जोड़ते हैं, कभी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ते हैं, इसको नेगलेक्ट मानो, ठीक है। नियरली मतलब अप्रॉक्सीमेटली होता है, दैट इज nearly all the mass of an atom reside in the nucleus, that is proton and neutrons are packed together which are called nucleons। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स जो है पैक होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस बोले, न्यूक्लियस बोले, एक बात है, ठीक है। तो ये चीज़ें तुमको याद करने की जरूरत नहीं है अगर ये ऑप्शन में आ गया कि कौन बोल रहा है। भाई रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, न्यूक्लियस की कहानी है, तो न्यूक्लियस की कहानी रदरफोर्ड बाबा दिए, तो बात खत्म। तो एक पॉइंट याद हो गया। देखो दूसरा पॉइंट भी याद होगा, दिमाग में खाली तुम्हारा न्यूक्लियस चलना चाहिए कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन बीच में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसी के बारे में रदरफोर्ड बताए थे। आप देखो ये भी पॉइंट नोट करना, तीसरा, पहला पॉइंट तो नोट करना ही करना, ये भी पॉइंट नोट करना, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट कॉपी पे नोट होना चाहिए। आगे लिखो, या फिर तुम किताब में भी पढ़ सकते हो, मर्जी तुम्हारी। आगे देखो
तो इसमें कई सारा चीज़ हम बताएंगे भी नहीं, वो काट देंगे, तो कॉपी में नोटे कर लो जो हम बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सब पढ़ना नहीं है। दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट नोट करना है। आगे द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ले तो हम जानते करते हैं। इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, सब जानते हैं। सब न्यूक्लियस के बारे में चर्चा हो रहा है, तो कौन बोलेगा? रदरफोर्ड बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस कौन बताया? तो रदरफोर्ड बताया, ठीक है। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है? वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। जो न्यूक्लियस के जो साइज होते हैं, अगर मान ले कि एटम इतना बड़ा है, तो तुम अंदाज़ा लगाया कि न्यूक्लियस कितना बड़ा होता है। देखो न्यूक्लियस से ये एक डॉट बना दिए, यही न्यूक्लियस होता है। इतना छोटा साइज़ का होता है न्यूक्लियस, तुम ज़रा सोचो। एटम इतना बड़ा होता है। ये लूसेंट में लिखा हुआ है कि रेडियस कितना है, 10 के पावर -13 न्यूक्लियस का रेडियस है 10। हाँ याद है हमारा। देखो जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है, इसमें 10 के पावर -13 होता है। और रेडियस ऑफ, हम इस एंगस्ट्रॉम एटम के बात करें तो 10 के पावर -8 होता है। दोनों के डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ एटम जो है कितना टाइम्स ज़्यादा है भाई? तो 10 के पावर 5 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। सोचो, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है ना, रेडियस ऑफ एटम जो है 10 के पावर 5 टाइम्स बड़ा है। ये कहाँ जहाँ ही सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,00,000 गुना बड़ा है। सोचो कितना बड़ा है। तो न्यूक्लियस एकदम बहुत छोटा होता है, एटम बहुत बड़ा होता है। तुम बोला कि भाई 1,00,000 गुना है तो हमें तो दिखाई नहीं देता है। भाई इतना छोटा न्यूक्लियस है, उतना छोटा एटम है, उसके अंदर उतना छोटा न्यूक्लियस है। तुम समझ रहे हो क्या कहना चाहते हैं? है दोनों छोटे, ये भी छोटे है। ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है, और ये तुम्हारा एटम है, इतना बड़ा होता है। तुम बोले कि दिखाई नहीं, अरे भाई जो दिखाई नहीं देता है वो एटम है, उसमें भी भाई न्यूक्लियस उतना छोटा है, 10 के पावर 5 टाइम्स, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि एटम में ना बहुत सारे स्पेस होते हैं। एटम में क्या होता है? बहुत सारा खाली जगह होता है, ठीक है। पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। आगे तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। होता ही है 10 के पावर 5 टाइम्स बड़ा होता है एटम। एटम का जो साइज होता है 10 के पावर 5 टाइम्स ग्रेटर देन साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से 10 के पावर 5 टाइम्स एटम बड़ा होता है। अगर न्यूक्लियस मान लेते हैं कि तुम्हारा घर है, तो एटम्स कितना बड़ा होगा पता है? पूरा बिहार, समझा? इतना दूर, इतना दूर दूर इलेक्ट्रॉन घूमता है, समझे? अब 10 के पावर 5 टाइम्स बड़ा है, लाख गुना बड़ा है। तो तुम सोच सकता है कि अगर तुम्हारे घर को न्यूक्लियस माने तो ओकरा से लाख गुना बड़ा एटम होता है, और उसके अंदर भाई उतना छोटा सा न्यूक्लियस होता है। चलो आजा ड्रॉबैक में देखो। ड्रॉबैक में इन्होंने ये बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन जो घूमते रहता है ना, ड्रॉबैक हम यहाँ पे लिख दिए हैं, तुमको समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ड्रॉबैक हम यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ से तुम लिख लेना, ठीक है। ड्रॉबैक में इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स विथ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यही गलती बोल दी है कि घूमता तो है लेकिन वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से घूमता है। तो अरे भाई कोई जब एक्सेलरेशन से बॉडी घूमेगी तो वो एनर्जी भी लॉस करेगा। तुम अगर एक्सेलरेशन से चलोगे रोड पे तो तुम तो एनर्जी लॉस करोगे। तो जब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लॉस हो जाएगा तो फाइनली आकर के न्यूक्लियस में गिर जाएगा। न्यूक्लियस में क्यों गिरेगा? जैसे कि हम ये न्यूक्लियस मान लें,
प्रोटॉन, न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है, एनर्जी ख़त्म होगा तो इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है, राइट। तो जब एनर्जी इसमें, जब तक एनर्जी है तब तक घूम रहा है, जैसे ही ख़त्म होगा तब वापस आके कहाँ गिर जाएगा, प्रोटॉन के पास गिर जाएगा, न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। फिर क्यों गिरेगा यहीं पे, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएगा ना पॉजिटिव चार्ज की ओर, तो इसीलिए वो आकर के न्यूक्लियस में फॉल हो जाता है, गिर जाता है, ठीक। तो इन्होंने यह गलती बोल दिया था कि विथ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमता है, यह सही है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, ठीक है। तो ये वाला नोट कर लेना है, ड्रॉबैक है, इससे पढ़ोगे तो तुम समझ में नहीं आएगा। रेड पेन से लिखा हुआ है, वही पढ़ भी सकते हो तो, कि ड्यूरिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन होगा तो द चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी, वह एनर्जी को डिसिपेट करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा, मतलब एनर्जी ख़त्म हो जाएगा। फिर द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लॉस एनर्जी एंड कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो वही बात बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, जैसे जैसे एनर्जी ख़त्म होगा ऐसे ऐसे घूमते 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 इलेक्ट्रॉन एनर्जी ख़त्म होते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है, वो फाइनली आके प्रोटॉन में गिर जाएगा। मतलब कम क्लोजर, धीरे धीरे क्लोजर आते जाएगा, क्लोजर आते जाएगा, क्लोजर आते जाएगा, फाइनली न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो ये ड्रॉबैक था। अच्छा, बोहर मॉडल आ जाओ। बोहर मॉडल में तुम कैसे याद रखोगे कि बोहर क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ऐसे याद रखना। बोहर मॉडल नहीं बोलना, बोहर क्वांटाइजेशन मॉडल ऐसे बोल देना, बोहर क्वांटाइजेशन मॉडल, ये मॉडलवा के काट देना, ऐसे पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। बोहर मॉडल नहीं बोलना, क्या बोलना, बोहर क्वांटाइजेशन मॉडल। बस इन्होंने खाली एक ही चीज़ बोला कि भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमता है, तक पूछा गया इनसे। अच्छा, अभी क्या क्या नोट इसमें से करना हम बता देंगे कि कैसे कौन सा वेलोसिटी से घूमता है, ज़रा हमारा बताइए। तो ये तुम पहले न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हो, तुमको याद नहीं है, हम बताते हैं याद। प्रोटॉन पे कौन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब जब इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में घूम रहा है तो इस पर दो फोर्स लगेगा, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, तो इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा, ड्यू टू चार्ज, दोनों चार्ज है, तो इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर की ओर लगेगा, Q1 Q2/r²। अरे यार कहाँ चला गया, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये तो सेंट्रीपिटल हो गया, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, प्रोटॉन का चार्ज Q1 Q2/r²। और बोले ही ना कि दोनों बराबर होगा, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक दोनों बराबर होगा, मतलब mv²/r = Q1 Q2/r²। ठीक है, एक आर से आर कट के याद आया, वेलोसिटी तुम निकालते थे यहाँ से कि v बराबर वेलोसिटी निकालो तो Q1 Q2/m × r, ठीक है। अब चूँकि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तब इलेक्ट्रॉन पे या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे चार्ज सेम होगा, माइनस प्लस हटाओ उसको मैग्नीट्यूड लोगों तक Q²/mr वेलोसिटी होगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमेगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये बताएं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना सभी जगह नहीं घूमेगा, किसी निश्चित ऑर्बिट में ही घूमेगा, समझा। अब हर एक ऑर्बिट का, हर एक कक्ष का, जैसे कि ऑर्बिट है, इसका एनर्जी अलग होगा, इसका रेडियस कुछ और है। ई वाला ऑर्बिट अगर हम बात करें, इसको के सेल बोल देते हैं, इसको L, M और M। तो अगर इस ऑर्बिट में घूम रहा है तो इसका रेडियस अलग होगा, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन के सेल में घूम रहा है उसका एनर्जी कुछ और होगा।
और एल सेल में घूम रहा है, इसका एनर्जी कुछ और होगा, एम में घूम रहा है तो एनर्जी कुछ और होगा। तो इन्होंने बोला कि जितने ऑर्बिट है सबका एनर्जी अलग अलग होगा, और जो इलेक्ट्रॉन है ना किसी निश्चित ऑर्बिट में ही घूमेगा। ऐसा नहीं है कि तुम एक नया ऑर्बिट बना दिए, के आई एल है ना, देखो हम नया ऑर्बिट बना दिए, इसका नाम दे दिए पी ऑर्बिट, ऐसा नहीं होता, या तो के में या तो एल में। अब के एनर्जी क्या होगा, अगर हम हाइड्रोजन एटम ले तो पहला सेल में एनर्जी कितना होता है, -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लिखे होंगे, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसी में घूमेगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में घूमेगा। ऐसा नहीं हुआ कि भैया ये बताओ कि अगर हम, ठीक है पहला सेल के एनर्जी कितना, -13.6, ठीक। अगर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ एनर्जी -10.6, ऐसे हो सकता है नहीं, किसी निश्चित ऑर्बिट में ही होगा, किसी खास एनर्जी पे घूमेगा। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी ले लिए, या तो -13.6 या तो -3.4 नहीं तो -1.54, ठीक है। तो पहला सेल का -13.4 ऐसे याद कर लो, ये दूसरा के तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन्होंने क्या बोला समझ में आया कि किसी निश्चित ऑर्बिट में ही घूमेगा और वो ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स्ड होगा, मतलब किसी फिक्स एनर्जी वाले सेल में ही घूमेगा। चलो अब डिटेक्ट करो, नोट करो, देखो इन्होंने क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है, ऊपर हेडिंग में भी हम लिखे समझाए, उसको बाद में बात करते हैं। द इलेक्ट्रॉन, ये वाला पॉइंट पढ़ो, पहला पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू रिवॉल्विंग इन दियर रेस्पेक्टिव ऑर्बिट विदाउट लॉसिंग एनर्जी। यही तो हम तुमको समझा रहे हैं कि इन्होंने बोला था कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि जो दोनों फोर्स लग रहे हैं ना वो इक्वल लग रहे हैं, मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों बराबर है। फोर्स आपस में बैलेंस हो गया तो उस पर तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है ना, तो जिस वेलोसिटी से घूम रहा है उसी वेलोसिटी से घूमता रहेगा। एज फॉर एग्जांपल तुम रोड पे जा रहे हो, अगर हम रोड के जो फ्रिक्शन है उसको हम जीरो कर दें, सामने से जो हवा आ रहा है वो भी जीरो कर दें, मतलब हम तुमको वैक्यूम में कर दें और फ्रिक्शन भी हम एयर का जीरो कर दें, साइकिल का जो पार्ट्स का जो फ्रिक्शन है उसको भी जीरो कर दें। अब तुम 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाओगे तो तुम हमेशा तो 10 के स्पीड से जाओगे, कोई कम करने वाला स्पीड है नहीं, ठीक है, और तुमको फोर्स नहीं लगाना है, मतलब पैडल नहीं मारना है। तो तुम अगर 10 के जाओगे ना तो 10 के जाते रहोगे जाते रहोगे जाते रहोगे। अगर हम पूरा साइकिल पे जितने टाइप के फोर्स लग रहे हैं, जितने टाइप के अपोजिशन वाले फोर्स लग रहे हैं, अगर हम सबको जीरो कर दें, मतलब नेट फोर्स ऑन बाईसाइकिल जीरो कर दें, तो तुम उसी वेलोसिटी से जाते रहोगे जिस वेलोसिटी से तुम चलना प्रारंभ किए थे। तो उन्होंने बोर्स ने यही तो कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है ना, एक्सटर्नल फोर्स, मतलब एक सेंट्रल की ओर फोर्स लग रहा है, डैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक फोर्स लग रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है ड्यू टू चार्ज पार्टिकल्स। दो फोर्स लग रहे हैं और ये दोनों बराबर हैं। तो जब एक्सटर्नल फोर्स बराबर हो जाए, इस पर कोई फोर्स ही नहीं लगे, ठीक है, जब कोई फोर्स नहीं लगेगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, जिस वेलोसिटी से घूमना स्टार्ट किया था वही वेलोसिटी से घूमता रहेगा। तो ये हमेशा घूमता रहेगा कंटिन्यू सेम वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से, क्योंकि फोर्स ही तो स्पीड चेंज करता है। चलो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। कहाँ पढ़ रहे थे अपन? हाँ, पहला पॉइंट कि द इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू रिवॉल्विंग इन दियर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट विदाउट लॉसिंग द एनर्जी। दस इस प्रकार ईच ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब सेल, मतलब के सेल, एल सेल, एम सेल, ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विथ ए डिफिनिट एनर्जी। हर एक ऑर्बिट है ना उसका एक खास एनर्जी होता है, निश्चित एनर्जी। के सेल है, एग्जाम्पल के तौर पर माने तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, इसे ना कम होगा ना इसे ज़्यादा होगा। अगर फिर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे के सेल में तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, वो निश्चित है, वो चेंज नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन के पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो फर्स्ट एक्साइटेड में चला जाएगा। देखो इसमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा अगर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर -1.51 होगा तब सेकेंड में चला जाएगा, अगर इसे कम हुआ तब फिर तो सेकेंड में रहेगा।
तो किसी खास एनर्जी रहेगा तो ही इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में जा पाएगा, अन्यथा वापस उसी में आ जाएगा जहाँ वो था। आगे देखते हैं, एनर्जी लेवल्स इन एन एटम आर शोन इन द फिगर। एनर्जी लेवल्स जो है ये दर्शाए गए हैं। ये एनर्जी लेवल से काम नहीं चलेगा, हम यहाँ एनर्जी लेवल्स दर्शाए हैं और ये तुमको याद रखना है कि पहला एनर्जी लेवल है एनर्जी लेवल 1। इसको हम देखो डायग्राम के तौर पे इसको क्या लेते हैं, ये एनर्जी लेवल 1 है, n = 1, ठीक है। फर्स्ट एनर्जी लेवल इसको बोलते हैं, सेकंड को सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल। लेकिन जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है, जैसे कि हम लोग पहला मंजिल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं अपने देहाती भाषा में, शहरों के भाषा में, जो पहला जो ज़मीन पे जो घर बना हुआ है, फ्लैट बना हुआ है, उसको हम लोग ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं। याद आया, उसको हम लोग ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं। है वो फर्स्ट है, पहला मंजिल है, लेकिन उसको ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं। ऊपर वाला को फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि फर्स्ट एनर्जी लेवल है, लेकिन उसको हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। सेकेंड एनर्जी लेवल है, जो दूसरा मंजिल है, उसको हम लोग फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं। याद आया, तो यहाँ हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एंड सिमिलरली सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। जो इन्फिनिटी होगा, एनर्जी जो है इन्फिनिटी पे कितना होता है भाई, मतलब 0 होता है, ठीक है। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर कक्षा से बाहर कर दे, सीधे एटम से बाहर कर दे, तो कितना एनर्जी, 0 एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे एनर्जी 0 याद रखना है। अच्छा, इसमें याद ये करोगे क्या कि -13.6 -3.4 नहीं, सिर्फ एक ही को याद रखना कि ग्राउंड स्टेट में या फर्स्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होता है, -13.6। बाकी तुम खुद से निकाल सकते हो कैसे, इसका फॉर्मूला होता है। अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो तुम रट लेना। E = -13.6/n², ऐसे याद रख लेना। अब देखो, जब सेकेंड एनर्जी लेवल में जाते हो, सेकेंड एनर्जी लेवल बोलो या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलो, तो n बराबर कितना रखोगे, 2, ठीक है। तो n बराबर 2 रखेंगे तो -13.6/16, इसको 16 से भागा दे देना है। अब तुम बोलोगे कि कौन इतना भागा देते परीक्षा में, तो याद कर लो, याद हो जाएगा। -13.6 है तो 3 लेना यहाँ से, तो 3 ही हो गया। पॉइंट का पॉइंट 6 की जगह 4 आ जा रहा है, तो याद हो जाएगा कि -13.6 है तो 3.4 हो जाएगा। 13 का 3 उठाना, 6 का 4 कर देना। अब E3 में आते हैं, थर्ड एनर्जी लेवल में, तो 3.4 के आधा कर देना, एकदम अप्रोक्सीमेट उतने लिखा हुआ है। देखो, 3 के आधा 1.5 होता है, 4 के आधा 2 होता है, तो होना चाहिए तो कायदे से 1.52, लेकिन एक कम कर देना तो 1.51 हो गया, ठीक है। आधा लिखा हुआ है। अब देखो, फिर इसका आधा ऊपर लिखा हुआ है, 1.51 के आधा कितना होता है, 0.75, लेकिन हम 10 बढ़ा देंगे तो 0.85 कर देंगे, तो ऐसे याद रखना। हो गया 4 तक याद, इतना ही तक याद रखना, ठीक है। तो किसी खास एनर्जी वाले ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, हम ये पढ़े। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15, रेडियस ऑफ एटम 10⁻⁻10। हाँ यार, गलती क्या लिख दिए थे, 13 और अच्छा हम कुछ और मीटर में लिखा हुआ है, और हम किस में लिख दिए है पता नहीं। इसमें लूसेंट वाला जब आएंगे ना तो उसमें लिखा हुआ है, तुम इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। एंगस्ट्रॉम बाद में, एंगस्ट्रॉम होगा तो एंगस्ट्रॉम कर देना, मीटर होगा तो मीटर कर देना, या सेंटीमीटर कर देना, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, ये नहीं पूछता है कि कितना है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, कितना रेडियस ऑफ एटम। बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि थोड़ा बड़ा होता है, बहुत सारा स्पेस होता है, यही खाली याद रखना है और कुछ नहीं। चलो आगे पॉइंट आगे देखते हैं। These orbit cells are represented by the letters K, L, M, N, ठीक है, K, L, M, N, और द नंबर्स n = 1, 2, 4। अब देखिए दूसरा पॉइंट, मतलब K को 1 बोलते हैं, L को 2 बोलते हैं, वो कुछ नहीं है इसमें। दूसरा, द इलेक्ट्रोस्टैटिकल कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन काउंटर बैलेंस द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक फोर्स जो हम लोग लगा रहे थे ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो काउंटर बैलेंस कर देता है। काउंटर बैलेंस मतलब सीधा अपोजिट, बराबर कर देता है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में लगा था
काउंटर बैलेंस मतलब उसी के जस्ट विपरीत उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, काउंटर बैलेंस हो जाता है, ठीक है, मतलब इक्वल एंड अपोजिट ऐसे बोल सकते हो काउंटर बैलेंस का मतलब। थर्ड पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इन ओनली दो सर्कुलर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में घूमेंगे वेयर जहाँ द एंगुलर मोमेंटम इज अ होल नंबर, एंगुलर मोमेंटम कैसा होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π, इट इज़ क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज मतलब पूर्णांक में होता है, बाटा उटा में नहीं, क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, पूर्णांक मतलब इंटीजर, क्वांटाइज मतलब इंटीजर मतलब 1 2 3 4 फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो जो एंगुलर मोमेंटम होंगे, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला जानते हो, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है mvr, याद होगा 11th में पढ़ा हुआ, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला mvr। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है mvr मतलब कि l वो इज इक्वल टू होंगे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n मतलब क्वांटाइज मतलब n मतलब इंटीग्रल, n लिखा हुआ h/2π, पढ़े होगे तो 11th या 12th में कि एंगुलर मोमेंटम जो होंगे, जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π मतलब nh/2π, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम पढ़ ले तो हम बेसिकली हम क्या देख रहे हैं बोहर मॉडल में, बोहर क्वांटाइजेशन मॉडल में हम लोग क्या देख रहे हैं, सिर्फ ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ना किसी खास ऑर्बिट में घूमेगा, ठीक है, हैविंग जो डिफिनेट एनर्जी है उसी एनर्जी लेवल में घूमेगा, एक पॉइंट देखें। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे ना वो उसका एंगुलर जो मोमेंटम होगा वो क्वांटाइज्ड होगा, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होगा, इसका मतलब nh/2π होगा, ठीक है, यही हम देखें। तो बोहर मॉडल में याद हो गया कि कुछ कुछ क्वांटाइजेशन, कुछ कुछ क्वांटम के कॉन्सेप्ट यूज होता है। उसमें बोहर मॉडल जो थे, जो रदरफोर्ड थे, उन्होंने कांस्टेंट वेलोसिटी बोला, ये खाली वेलोसिटी पे बात करते हैं, ये घूमने के बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। दूसरा देखो, एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय एन एटम ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। ये हम लोग खूब 12th क्लास में न्यूमेरिकल बनाए थे कि जब इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा या फिर इमिट करेगा तो वह एक लेवल से अनदर लेवल में जाता है। जैसे कि एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया तो एब्जॉर्ब करेगा तो ग्राउंड फ्लोर से, मतलब कि ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और जब एनर्जी इमिट करेगा तब वापस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड एनर्जी में आ जाएगा। मतलब अगर ग्राउंड स्टेट में है, अगर हम इसको कुछ एनर्जी दे दे इसका डिफरेंस के बराबर, इसका डिफरेंस कितना होगा 9.2 मान लेते हैं, तो 9.2 एनर्जी अगर दे दोगे तो -13.6 पहले से था, प्लस 9.2 कर दो, कितना हो 2 होता है, तो 3.4 आ जाएगा, जो भी है घटा के कर लेना यार, तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का होता है, तो उसमें चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो वही हम लोग पढ़े थे E2 - E1 = hc/λ। तो हम ये सब न्यूमेरिकल के बारे में बात नहीं करें कि E2 - E1 = hc/λ कैसे क्या सॉल्व करते हैं। चलो, तो ये हो गया बोहर मॉडल, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स फ्लोइंग, जितना पढ़ा जो पॉइंट है वही पॉइंट तुमको याद रखना है, 2 3 4 पॉइंट। अब आगे आते हैं इनका ड्रॉबैक क्या था। ड्रॉबैक है पहला पॉइंट कि दिस मॉडल इज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स। स्पेक्ट्रम होते हैं ना, कलर जो निकलते हैं, ठीक है, जैसे कि स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स अपने लाइमन, बामर, पार्सन सब पढ़े थे, ठीक है, वो सब के बारे में इन्होंने नहीं बताया। दिस थ्योरी वाज आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ, अरे ये सब कोई मतलब नहीं है, ये तो ऐसे तो हज़ारों चीज़ नहीं बताए थे, ये ज़बरदस्ती लिख दिया है, इसका सवाल में नहीं आता है। ये बोले कि दिस थ्योरी वाज आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड जीमन इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्क इफेक्ट हो गया,
जैसे कि स्टार्क इफेक्ट, मैग्नेटिक जीमान इफेक्ट क्या होता है पता है? जैसे कि लाइट जो है ना 7 कलर में टूट जाता है, प्रिज्म से पास होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में वह स्पेक्ट्रल सीरीज का निर्माण करता है, ठीक है, मतलब टूट जाता है, कलर्स में टूट जाता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में टूटा तो स्टार्क इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ब्रेकअप हुआ तो जीमान इफेक्ट। वो लूसिड में भी अच्छा सा लिखा हो, उसमें फिर से रिवाइज कर लेंगे। तो ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट पढ़ लेना, याद नहीं करना। अगर ड्रॉबैक में है तो स्पेक्ट्रल सीरीज याद रखना कि स्पेक्ट्रम वाला बात ना ये नहीं बताए थे। देखो दोनों पॉइंट में स्पेक्ट्रम हो, ये केमिकल बॉन्ड्स के बारे में नहीं बताया था, ये तो कोई बात हुआ भाई, ये तो ऐसे तो हज़ारों चीज़ नहीं बताई, तो लाइट के बारे में नहीं बताया, ड्रॉबैक है, ये क्या बात हुआ। कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स के बारे में नहीं बताया, इसे तो हज़ारों चीज़ें हैं। खैर अपना पढ़ने का मतलब है 1, 2 और 3 पॉइंट थोड़ा एक बार पढ़ लेना, याद नहीं करने की आवश्यकता नहीं है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटम मतलब एटॉमिक नंबर, मास नंबर, उम्मीद है कि मज़ा आया होगा, बहुत ज़्यादा या फिर थॉमसन मॉडल। अब एटॉमिक नंबर, मास नंबर ये हम लोग दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको स्टॉप करते हैं, चलो।